हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम जुडिशरी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीआरपीसी के मेंस के सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके पहले 13 क्वेश्चन का एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस चैनल पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 14, धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अधिकार के उपयोग हेतु लोक अभियोजक एवं न्यायालय के क्या कर्तव्य हैं। तो 321 जो है, धारा 321 जो बोला गया है, जिसमें बोला है तो धारा 321 जो है वो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोजन वापस लेने से संबंधित मामले के बारे में प्रावधान करती है। इसमें अगर कोई मामले का भारसाधक अधिकारी है, भारसाधक कोई लोक अभियोजक है या सहायक लोक अभियोजक है, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय अगर उनको लगता है कि उन्हें मामले को वापस लेना चाहिए तो वो न्यायालय की सम्मति से ऐसे मामले को वापस ले सकता है। अब यदि ऐसा मामला वापस लिया जाता है तो तब क्या होगा। तो पहला तो इसमें बोला गया है कि अगर चार्ज फ्रेम हो गए हैं, आरोप विरचित किए जाने चार्ज फ्रेम होने से पहले, आरोप विरचित किए जाने से पहले अगर ऐसा विड्रॉल किया जाता है तो अभियुक्त जो है उसको ऐसे अपराधों से उन्मोचित किया जा सकता है, मतलब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर आरोप विरचित किए गए हैं उसके बाद ऐसा विड्रॉल किया गया है तो यहाँ पर उसे ऐसे अपराध के बारे में दोष मुक्त एक्विटल उसका कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर अगर संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है, मतलब अगर सेंट्रल इसमें यूनियन का अगर इस पर विस्तार है, या ऐसे अपराध का जो अन्वेषण, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा किया गया हो, या ऐसे अपराध में जिसमें केंद्रीय सरकार को किसी संपत्ति का दुर्विनियोग हो, कोई प्रॉपर्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई अपराध किया गया हो, या ऐसा अपराध केंद्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सर्विस में है, उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति ने किया है जब अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा हो, तब अगर ऐसा किया है तो यहाँ पर मामले का भारसाधक अभियोजक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर जो भारसाधक अभियोजक है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट नहीं किया गया है, तब यहाँ पर केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुज्ञा, मतलब ऐसा जो विड्रॉल होगा वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुज्ञा भी लेनी होगी। ठीक है, और को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा तथा न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व अभियोजक को यह निर्देश देगा कि वो अभियोजन को वापस लेने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करे। मतलब सिर्फ कोर्ट की परमिशन ही काफी नहीं होगी, उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी और फिर कोर्ट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर क्योंकि कोर्ट ऐसे मामले में पहले सेंट्रल की परमिशन, जो उसकी परमिशन है वो मांगेगा, तो पहले परमिशन ली जाएगी, उसके बाद कोर्ट में से सम्मति ली जाएगी कि विड्रॉल कर लिया जाए ऐसा केस। ठीक है, तो ये धारा 321 था। धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता यानी लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग न्यायालय की अनुमति के अधीन होता है, अर्थात लोक अभियोजक बिना न्यायालय की स्वीकृति के अभियोजन नहीं ले सकता है। लोक अभियोजक का कर्तव्य है, लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह अभियोजन वापस लेने का निर्णय न्याय और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर करे। निर्णय न्याय और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर करे। ठीक है, फिर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन की वापसी किसी अनुचित उद्देश्य से प्रेरित न हो। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह इस निर्णय की वैधता और औचित्य की जांच करे। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन की वापसी से न्याय की प्रक्रिया में बाधा न पहुंचे। यदि न्यायालय पाता है कि अभियोजन की वापसी से न्याय की संभावना प्रभावित हो सकती है तो वह इस अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय है शिवानंद सिंह वर्सेस बिहार राज्य के मामले में अदालत ने अभियोजन वापसी के मानकों को स्पष्ट किया है। सुभाष चंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन की वापसी केवल तभी होनी चाहिए जब वो न्याय के हित में हो। इसी केस में कुल मिलाकर धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने का निर्णय बहुत ही सावधानी पूर्वक और न्यायिक समीक्षा के तहत दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ धारा 321 जो विड्रॉल करने से रिलेटेड है, प्रोविजन दिया गया है,
और ये किस लिए होना चाहिए, इसका उद्देश्य इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र न्यायालय के समक्ष सत्र विचारण संबंधी विहित प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब जो सेशन ट्रायल जो है, जो सेशन कोर्ट के समक्ष जो होगा, तो उसकी प्रोसीजर पूछी गई है। तो ये पूरी प्रोसीजर 225 धारा 225 से 237 के तहत दिया गया है ना। तो ये जो है सेशन कोर्ट के समक्ष जो ट्रायल है 225 से 237 में वर्णित है। तो 225 से 237 में बोला गया है, सत्र विचारण की प्रक्रिया का आरंभ जो होगा वो अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत करने से होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये होगा, फिर न्यायालय सबसे पहले यह सुनिश्चित करता है कि आरोप पत्र के आधार पर आरोप तय किए जा सकते हैं या नहीं। यदि आरोप तय किए जाते हैं तो अभियुक्त से उनके बारे में पूछताछ की जाती है और वह दोषी मानता है, वो दोषी होने का विभाग करता है, उससे ये पूछा जाता है। यदि अभियुक्त दोषी मानता है कि दोषी होने का विभाग करता है तो न्यायालय उसे सजा, मतलब उसे दोष सिद्धि दे दी जाती है, अन्यथा मुकदमे की आगे की कार्यवाही चलती है। मुकदमे की अगली कार्रवाई में अभियोजन पक्ष अपने गवाहों और सबूतों को पेश करता है। इसके बाद अभियुक्त को धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बचाव में बयान देने का अवसर मिलता है। इसके पश्चात दोनों पक्षों की बहस होती है, जिसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय सुनाता है। सत्र न्यायालय के विचार में यह महत्वपूर्ण है कि सभी साक्ष्य और तर्क निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अधिकार का प्रयोग किस प्रकरण पे किया जा सकता है और इसमें साक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय की सहायता के बारे में स्पष्ट करना है। तो धारा 319 जो है वो ये बताती है कि अगर अपराध का जब कार्रवाई चल रही है ना, अपराध और कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रतीत हो रहा है कि वो भी अपराधी है, तब क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये कि जब जांच या विचारण चल रहा है, अपराध की कोई जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से ये प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं, मतलब जो अभियुक्त की तो चल रहा है प्रोसीजर, उसके अलावा भी अगर ऐसा साक्ष्य से प्रतीत हो रहा है कि ऐसा अपराध किया है जिसके लिए व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, तो वहां न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्यवाही कर सकता है, मतलब अन्य व्यक्ति के प्रति भी कार्यवाही कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर है तो उसे मामले हाजिर नहीं है तो वहां पे मामले की परिस्थितियों के अनुसार, मतलब वो अगर है तो गिरफ्तार या समन किया जा सकता है, हाजिर नहीं है तो समन दिया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, और है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किया जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है तो ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत हो जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर वो उस वक्त न्यायालय में नहीं है तो उसके लिए समन भेजा जा सकता है, वारंट भेजा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और क्लॉज 3 बोलता है कि अगर वो न्यायालय में हाजिर है तो वहां पे उसको जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। अब जहाँ कार्यवाही न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही उपधारा 1 के अधीन कार्यवाही करता है, वहां उसके बारे में कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्ष्यों को फिर से सुना जाएगा। फिर यहाँ पर वापस से सारी प्रोसेस होगी और साक्ष्यों को सुना जाएगा। खंड ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है मानो वो व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था और जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था। तो वहां यही माना जाएगा कि वह व्यक्ति भी उस समय से अभियुक्त था जब से न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया है। ठीक है। अब धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय को अधिकार है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में सम्मिलित कर सकता है यदि उसके खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध हो। यह अधिकार किसी भी अवस्था में प्रयोग किया जा सकता है जब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि साक्ष्य के आधार पर कोई अन्य व्यक्ति भी अपराध का भागीदारी हो सकता है। साक्ष्य शब्द का अर्थ है धारा 319(1) में उन सभी साक्ष्यों से है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, चाहे वो मौखिक हो या दस्तावेजी। सुप्रीम कोर्ट ने नवीनतम निर्णय हरदीप सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में स्पष्ट किया है कि धारा 319 का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब साक्ष्य ठोस और पुख्ता हो। इस मामले में यह भी कहा गया है कि साक्ष्य का अर्थ केवल अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से है, न कि केवल जांच के दौरान मिले तथ्यों से है। अदालत ने यह भी निर्णय दिया कि साक्ष्य की पर्याप्तता का परीक्षण उस स्तर पर होना चाहिए जहां अभियुक्त को दोष सिद्ध माना जा सके।
ब्रजेंद्र सिंह वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सिद्धांत को दोहराया कि धारा 319 का प्रयोग बहुत ही सतर्कता से किया जाना चाहिए। इस प्रकार धारा 319 का उपयोग करते समय अदालत को साक्ष्य की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जांचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अपराध के लिए जिसका कोई व्यक्ति आरोपी है एक पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का पृथक विचारण किया जाएगा। उक्त नियम के यदि कोई अपवाद हो तो इसे स्पष्ट कीजिए। तो चैप्टर 17 जो आरोप से चार्ज से रिलेटेड है, जिसमें धारा 211 से 224 तक चार्ज से रिलेटेड सेक्शंस हैं। धारा 211 में आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में बताया गया है ना। और उसके बाद धारा 212 में समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में, विशेषताओं के बारे में बताया है। 213 में कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। 214 में अपराधों के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। धारा 215 गलतियों का प्रभाव के बारे में बताता है और 216 में न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है, इसके बारे में प्रावधान किए हैं। धारा 217 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाना। पार्ट बी इसका जो आरोप का संयोजन बोलता है, धारा 218 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप होगा। तो धारा 218 बोलता है कि प्रत्येक अपराध के लिए एक पृथक आरोप होगा और उसका पृथक विचारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक अपराध की सुनवाई निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से हो सके। हालांकि कुछ अपवाद भी है जो इस नियम पर लागू नहीं किए जाएंगे। धारा 219 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एक ही प्रकार के 3 अपराधों का आरोपित है, एक ही प्रकार के 3 अपराध है और वो एक ही वर्ष के भीतर हुआ है, तो उन्हें एक ही मामले में, मतलब उसके लिए अलग अलग वो नहीं किया जाएगा, एक ही आरोप में सम्मिलित, एक ही मामले में उसे सम्मिलित किया जा सकता है। धारा 220 में यह प्रावधान किया है कि यदि एक ही कार्रवाई में कई अपराध होते हैं तो उन सभी को एक ही मामले में आरोपित किया जा सकता है। धारा 223 में यह प्रावधान है कि यदि कई अभियुक्त एक ही अपराध में संलिप्त है तो उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है। इन अपवादों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना और समय की बचत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने नारायण रेड्डी वर्सेस कर्नाटक राज्य में कहा है कि अपवादों का प्रयोग तब किया जा सकता है जब वे न्याय के हित में हो। हरिकिशन वर्सेस हरियाणा राज्य में अदालत ने यह भी कहा है कि अपवादों का उपयोग सावधानी और केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इस प्रकार सामान्य नियम के तहत प्रत्येक अपराध के लिए एक पृथक आरोप और विचारण होता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अपवाद दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेशिका जारी करने का आदेश पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार में कब अपास्त किया जा सकता है। पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार में आदेशिका जारी करने के आदेश को अपास्त किया जा सकता है जब यह स्पष्ट हो कि आदेश विधि के अनुसार नहीं है ना, मतलब जो आदेश दिया गया है उसको कब अपास्त किया जा सकता है ये बोला गया है। तो पुनरीक्षण की शक्तियों में कब किया जा सकता है, जब वो आदेश विधि के अनुसार नहीं है। यह अधिकार सीआरपीसी की धारा 397 और 401 के तहत न्यायालय को प्राप्त है। 397 में पुनरीक्षण की शक्तियां दी गई है ना, शक्तियां का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाने की सेशन हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट की शक्तियां बताई गई है और 401 के तहत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां बताई गई है। आदेशिका जारी करने का आदेश तब अपास्त किया जा सकता है जब यह विधि या साक्ष्य के स्पष्ट उल्लंघन पर आधारित हो। इसके अलावा यदि यह साबित हो जाता है कि प्रक्रिया में कोई गंभीर त्रुटि हुई है या अभियुक्त को न्यायपूर्ण अवसर नहीं दिया गया है तो आदेश को अपास्त किया जा सकता है। धारा 397 के तहत जो प्रोसेस दी गई है, तो जब हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी निचले कोर्ट जो अवर दंड न्यायालय है उसके समक्ष की अगर कोई कार्रवाई की गई, उसके अभिलेख को या किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से वो मंगा सकता है। यहाँ पे ये बोला है कि हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट क्या कर सकते हैं, जो अवर दंड न्यायालय के समक्ष की कोई अगर कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई के अभिलेख को किसी अभिलिखित या पारित किए गए जो पारित कर दिया गया है कोई निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश है, तो उसकी शुद्धता, वैधता और औचित्य के बारे में उसको अपने वो चेक करना है ना, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अभिलेख मंगा सकते हैं। और अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाता है
और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो जमानत पर उसके अपने बंध पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। उपधारा 1 के द्वारा जो प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है उसमें ये के बाबत नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो हाईकोर्ट को किया जाएगा या सेशन न्यायाधीश को किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। मतलब हाईकोर्ट में किया है, सेशन कोर्ट में किया है तो फिर हाईकोर्ट में नहीं किया जा सकता, और हाईकोर्ट में किया है तो फिर सेशन कोर्ट में दोबारा नहीं किया जा सकता है, एक ही बार किसी में किया जा सकता है। धारा 401 जो बोलता है जिसमें उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां दी गई है, तो ऐसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है ना, हाईकोर्ट ने खुद ने मंगाया है और उसे अन्यथा जानकारी हुई है कि धारा 386, 389, 390, तो 300 मतलब 386 में अपील कोर्ट की शक्तियां दी गई है, 389 में अपील लंबित रहने के दौरान जो उसका निलंबन और जमानत दी जाएगी उसके बारे में प्रोसेस दी है, है ना। 390 और 391 जो अपील न्यायालय के अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है इस बारे में प्रावधान किया गया है ना। तो यहाँ पे जो अपील कोर्ट को जो भी पावर्स है, शक्तियां हैं उसके बारे में, तो वह धारा है जिसके द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्व विवेकानुसार प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि हाईकोर्ट जब अभिलेख मंगा रहा है तब वो इनमें से जो धारा में जो अपील कोर्ट को जो भी शक्तियां दी गई है वो उसके अनुसार प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्व विवेकानुसार वो खुद भी प्रयोग कर सकता है। और जब वे न्यायाधीश जो पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन है राय में समान रूप से विभाजित है तब मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा। इस धारा के अधीन कोई आदेश जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, मतलब किसी व्यक्ति पर डाल रहा है या अभियुक्त पर डाल रहा है, तब तक ना किया जाएगा जब तक कि अपने प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर है, मतलब सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, तभी ये ऑर्डर में चेंजेस कुछ होंगे। इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। ये नहीं है कि अगर उसको दोष मुक्ति मिल गया है तो अब उसको हाईकोर्ट में किया है तो दोष सिद्धि में परिवर्तित निष्कर्ष में अभी संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत कर रही है ना। जहाँ इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है किंतु कोई अपील नहीं की जाती, वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था पुनरीक्षण की कोई कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी। अगर अपील का प्रोविजन था उसने अपील नहीं की है ना, तो फिर उसको पुनरीक्षण के लिए का भी राइट नहीं मिलेगा। जहाँ इस संहिता के अधीन अपील होती है किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है, अपील तो होती है लेकिन हाई कोर्ट में उसके रिवीजन के लिए एप्लीकेशन लगा दी है, तो उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होता है। मतलब ये मान लेगा कोर्ट कि इस विश्वास पे, गलत विश्वास पे यहाँ पे पुनरीक्षण के लिए लगाया है कि इसकी अपील नहीं होती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन की अपील की अर्जी को मतलब अपील की अर्जी मान लेगा और उस हिसाब से कार्य करेगा। धारा 401 इस बारे में बोलता है रिवीजन के लिए। और धारा 399 में सेशन कोर्ट जो है, सेशन न्यायाधीश के पुनरीक्षण की शक्तियां दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आमिर अली वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के केस में आदेशिका जारी करने के आदेश को केवल तभी अपास किया जा सकता है जब आदेश विधि के स्पष्ट उल्लंघन पर आधारित हो। मतलब पुनरीक्षण में आदेश तभी चेंज किया जाएगा जब वो स्पष्ट रूप से क्या है कि आदेश उल्लंघन, विधि का उल्लंघन कर रहा है। के मेनन वर्सेस कर्नाटक राज्य में कोर्ट ने यह भी कहा कि जब न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया हो तब आदेशिका जारी करने का आदेश अपास किया जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेशिका जारी करने का आदेश पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में तभी अपास किया जा सकता है जब न्यायालय यह माने कि प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। इस मामले में यदि न्यायालय यह माने कि आदेशिका जारी करने का आदेश अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो इसे अपास किया जा सकता है। सुभाष वर्सेस हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि न्यायालय को आदेशिका जारी करते समय धारा 482 482 सीआरपीसी के तहत स्व विवेक का प्रयोग करते हुए न्याय करना चाहिए। इस प्रकार आदेशिका जारी करने का आदेश पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार में तभी अपास किया जा सकता है जब वो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दंड प्रक्रिया संहिता में इस नियम के लिए क्या अपवाद दिए गए हैं कि समस्त साक्ष्य आरोपी की उपस्थिति में लिए जाना चाहिए, है ना। तो मतलब यहाँ बोला गया है कि सारे साक्ष्य जो है आरोपी के जो अभियुक्त है उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिए, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ जो रिलेवेंट सेक्शन जो हमें देखने को मिलते हैं वो धारा 317 जो जांच और विचारण के दौरान उसकी सबसे पहले तो 273 में क्या बोला गया है कि उसकी उपस्थिति में ही सारे साक्ष्य लिए जाएंगे, लेकिन एक्सेप्शन दिया है 299 और 317 जहां पर उसकी अनुपस्थिति में भी कार्रवाई की जा सकती है। सामान्य नियम यह है कि सभी साक्ष्य आरोपी की उपस्थिति में दर्ज किए जाने चाहिए, धारा 273 में बोला गया है। लेकिन कुछ अपवाद है। धारा 299 सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि यदि अभियुक्त फरार है या उसकी मृत्यु हो गई है तो न्यायालय साक्ष्यों को उसकी अनुपस्थिति में दर्ज कर सकता है। इसके अलावा धारा 273 में यह अपवाद दिया गया है कि यदि अभियुक्त का जीवन खतरे में है तो न्यायालय उसकी उपस्थिति के बिना भी साक्ष्य दर्ज कर सकता है। धारा 317 में सीआरपीसी में जिसके तहत अगर न्यायालय यह माने कि आरोपी की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करना उचित है तो यह किया जा सकता है। बलबीर सिंह वर्सेस दिल्ली राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि साक्ष्य दर्ज करने के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है यदि न्यायालय ने उचित कारणों से उसे अनुपस्थित रखा है। नलिन कुमार वर्सेस पश्चिम बंगाल के केस में अदालत ने यह निर्णय दिया कि जब आरोपी का जीवन या सुरक्षा खतरे में हो तो उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किया जा सकता है। इन अपवादों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना और उन परिस्थितियों में न्याय दिलाना है जब आरोपी की उपस्थिति संभव नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक सत्र न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत पृथक रूप से मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की तरह आदेशिका जारी कर सकता है या उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के स्तर तक पहुंचने का इंतजार उस क्रम से वहां ले जाने के लिए करना होगा, उस क्रम में वहां से ले जाने के लिए करना होगा। धारा 193 दंड प्रक्रिया संहिता सत्र न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी मामले को अपने न्यायिक क्षेत्र में विचारण के लिए संज्ञान ले सकता है जब मामले को विधिपूर्ण ढंग से उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। धारा 193 में बोला है अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। तो यहाँ पे सेशन न्यायालय अपनी आरंभिक अधिकारिता में अगर वो के रूप में अगर वो अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सुपुर्द नहीं किया जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट नहीं ले सकता है कॉग्निजेंस, उसको मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द किया जाना चाहिए। इस धारा के अंदर सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की तरह कार्य कर सकता है और संबंधित व्यक्तियों को सम्मन भेज सकता है। हालांकि 193 और 319 के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 319 के तहत न्यायालय को उन व्यक्तियों को शामिल करने का अधिकार है जो प्रथम दृष्टया अपराध के आरोपी प्रतीत होते हैं लेकिन जिनका नाम प्रारंभिक जांच या सुनवाई में नहीं था। धारा 319 सीआरपीसी का उपयोग तब किया जाता है जब साक्ष्य के आधार पर कोई नया आरोपी सामने आता है। सत्र न्यायालय धारा 193 के तहत समन तभी जारी कर सकता है जब मामला विधिपूर्ण उसे सौंपा गया हो, जबकि 319 का प्रयोग सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर नए आरोपी को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। सर्वजीत सिंह वर्सेस दिल्ली राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि धारा 193 सीआरपीसी के तहत सत्र न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार में कार्य कर सकता है और उसे धारा 319 सीआरपीसी के स्तर तक पहुंचने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सत्र न्यायाधीश धारा 193 सीआरपीसी के तहत समन जारी कर सकता है और उसे धारा 319 सीआरपीसी के स्तर तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजिस्ट्रेट किस तरह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है, इसे स्पष्ट कीजिए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों में विभेद कीजिए। तो सबसे पहले तो 156(3) में ये दिया है कि जब कॉग्निजेंस लेने के पहले ही मजिस्ट्रेट को संज्ञेय मामले में इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है 156 सबसेक्शन 3 में और धारा 202 सबसेक्शन 3 के तहत में जो मजिस्ट्रेट है जब कॉग्निजेंस ले लेता है ना, जब है ना परिवाद पर कोई केस फाइल हुआ है ना, तो वहां पर
इन्वेस्टिगेशन के लिए जब वो आदेश देता है उसके बारे में बताया गया है। तो धारा 156 सबसेक्शन 3 के सीआरपीसी के तहत एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वो पुलिस को किसी अपराध की जांच का निर्देश दे सकता है। इस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध की एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे सकता है, पुलिस से मामले की पूरी जांच करवा सकता है। धारा 202 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपराध के प्रारंभिक साक्ष्यों की जांच स्वयं कर सकता है ना। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार दिया है कि वो प्रारंभिक साक्ष्य की जांच स्वयं कर सकता है या पुलिस को निर्देशित कर सकता है कि वे अन्वेषण करें। 156(3) और 202 के बीच मुख्य अंतर यह है कि 156 सबसेक्शन 3 का उपयोग प्रारंभिक जांच के लिए किया जाता है ना। शुरू में ही जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और पुलिस ठीक से नहीं कर रहा तो और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ना, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन मतलब कॉग्निजेंस लेने के पहले ही उसे अन्वेषण करने के लिए प्रारंभिक जांच के लिए बोल सकता है। 202 का उपयोग आरोप की पुष्टि के लिए किया जाता है कि जो आरोप उस पर लगाया गया है वहां तो भी पहले वाले में क्या 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 इन्वेस्टिगेशन की जा रही पुलिस अधिकारी ने, यहाँ कॉग्निजेंस ले लिया कि हाँ ऐसा कुछ अपराध है, अब उस पर जो आरोप लगाया है उसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। 156(3) का उपयोग तब किया जाता है जब अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच की आवश्यकता होती है, जबकि 202 का उपयोग तब किया जाता है जब मजिस्ट्रेट को साक्ष्य की प्रारंभिक जांच की आवश्यकता महसूस होती है। सकरेला वर्सेस ताजुद्दीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच का आदेश देने से पहले पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। और धारा 202 सीआरपीसी के तहत मोहनलाल वर्सेस उप महापालिका पुणे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्ष्य विश्वसनीय है और केवल तभी जांच का आदेश देना चाहिए। इस प्रकार धारा 156(3) और धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली जांच और जांच के आदेश के संदर्भ में दोनों ही अलग अलग भूमिकाएं हैं। तो इन दोनों ही धाराओं में जो मुख्य हम डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो 156 के तहत जब इन्वेस्टिगेशन का होता है तो वो कॉग्निजेंस ऑफेंस के लिए होता है, ठीक है, लेकिन 202 में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही केस के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। 156 में कॉग्निजेंस लेने के पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया है और 202 में कॉग्निजेंस लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और जो 202 में है वो कंप्लेंट के माध्यम से जो केस आया है उनमें ना, जहाँ पे मजिस्ट्रेट मतलब परिवार के द्वारा कोई जांच की जा रही है तब वहां पे अगर रिक्वायरमेंट लगती है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तब वहां पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 156 में अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करा रही है कर रही है या कोई मामला ऐसा है जिसमें मतलब कोई पुलिस ने ही मतलब यहाँ उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर आदेश दे सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। ये दोनों सेक्शन में ये मुख्य अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आपराधिक विचारण में निम्न त्रुटियों का क्या प्रभाव होगा? दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों का उद्धृत करते हुए स्पष्ट करे। तो आरोप अगर त्रुटिपूर्ण हो तो क्या होगा? कुछ महत्वपूर्ण साक्षीगण को परीक्षित किए बिना ही 2 या 3 अवसर प्रदान करने के उपरांत अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दी गई हो। तीसरा है आरोपी की अनुपस्थिति में दोष सिद्धि व दंडादेश का निर्णय पारित किया गया है। चौथा, बचाव साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत कुछ महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण परीक्षण हेतु समन किए गए हैं। तो पहला है जब आरोप त्रुटिपूर्ण है, तो यदि आपराधिक विचारण में आरोप त्रुटिपूर्ण है तो यह विचारण को अमान्य कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 464 464 इस बात का प्रावधान करती है कि आरोप में किसी प्रकार की त्रुटि से विचारण और सजा प्रभावित नहीं होनी चाहिए जब तक कि अभियुक्त को भ्रमित नहीं करती है। तो धारा जो 464 है उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है, मतलब कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया है या इस आधार पर कि चार्ज में कोई गलती है, लोप है या अनियमितता है जिसके कारण आरोपों का कुसंयोजन भी है, उस दशा में अविधिमान्य समझा जाएगा अगर अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में कि उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। अगर मान लो अगर मतलब चार्ज में अगर कोई त्रुटि के वजह से
न्याय नहीं हो पाया है तो फिर ये अमान्य माना जाएगा। यदि अपील पुष्टिकरण पुनरीक्षण न्यायालय की यह राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है तो वह क्या बोलेगा, आरोप विरचित न किए जाने वाली दशा में अगर आरोप उस पर फ्रेम ही नहीं हुआ है तो आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किया जाए और आरोप की विरचना के ठीक पश्चात ही विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए। अगर चार्ज फ्रेम नहीं किया तो चार्ज फ्रेम करो, फिर से मतलब पुनः विचारण प्रारंभ किया जाए। और आरोप में गलती है या लोप या अनियमितता है तो वहां निर्देश दिया जा सकता है कि किसी ऐसी रीति से जिसे वो ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए। तो अगर आरोप फिर नहीं बनाया है तो आरोप बनाया जाएगा और फिर पुनः विचारण किया जाएगा। लेकिन अगर आरोप में गलती है तो वहां पे क्या बोला जाएगा कि आरोप मतलब जो सही आरोप बनाया जाए और नए आरोप पर नया विचारण किया जाए। परंतु न्यायालय की यह राय है कि मामले के तथ्य ऐसे कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान्य आरोप नहीं लगाया जा सकता तो वह दोष सिद्धि को अभिखंडित कर देगा। चलिए नेक्स्ट है से रिलेटेड जो केस था, सर्वोच्च न्यायालय ने कंचन कुमार वर्सेस बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि आरोप स्पष्ट और सटीक नहीं है तो यह अभियुक्त के अधिकारों का हनन कर सकता है। दूसरा जो है, कुछ महत्वपूर्ण साक्षीगण को परीक्षित किए बिना ही अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दी गई है तो यह दोष विचारण की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो धारा 231 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष को सभी आवश्यक गवाहों को प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। यदि महत्वपूर्ण गवाहों को परीक्षित नहीं किया जाता है तो यह अपील में सजा को रद्द करने का आधार बन सकता है। रामेश्वर दयाल वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन पक्ष को पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह अभियुक्त को अनुचित लाभ दे सकता है। नेक्स्ट है, आरोपी की अनुपस्थिति में दोष सिद्धि व दंडादेश का निर्णय पारित किया गया है। तो धारा 253 सीआरपीसी के अनुसार निर्णय अभियुक्त की उपस्थिति में सुनाया जाना चाहिए। आरोपी की अनुपस्थिति में दिया गया निर्णय अमान्य हो सकता है और इसे अपील में निरस्त किया जा सकता है। धारा जो 353 है उसका सबसेक्शन 5 में ये बोला गया कि यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उसे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किंतु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है और दंडादेश केवल जुर्माने का या उसे दोष मुक्त किया गया है। ठीक है, और अगर जहां एक से अधिक अभियुक्त है और उसमें उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं है जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है। तो धारा 253 में सीधे से ये बोला है, शेल का प्रयोग किया गया है कि निर्णय अभियुक्त की मतलब वो अभिरक्षा में है तो उसको निर्णय सुनाने के लिए लाया जाएगा और अभिरक्षा में नहीं है तो फिर उसको हाजिर होने की उससे अपेक्षा की जाएगी। लेकिन जहां पर अगर उसको व्यक्तिगत हाजिरी से उसको उपस्थिति से मनाही की गई है, मतलब छूट दे दी गई है और जुर्माने या दोष मुक्ति का दंडादेश दिया गया है तो वहां पे उसकी उपस्थिति जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि उस आरोपी के मतलब जो दोष सिद्धि का दंडादेश है उसके उपस्थिति में ही सुनाया जाना चाहिए। पीवी के राव वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अभियुक्त की उपस्थिति में निर्णय सुनाना न्याय का मूलभूत सिद्धांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, बचाव साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत कुछ महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण परीक्षण हेतु समन किए गए हैं। इस प्रकार की कार्रवाई न्यायिक विवेक पर निर्भर करती है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि धारा 311 सीआरपीसी न्यायालय को किसी भी अवस्था में गवाहों को बुलाने का अधिकार देती है यदि यह न्याय के हित में आवश्यक होता है। ठीक है, इस मामले में जो 311 जो है उसमें बोला गया आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। तो कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति के जो हाजिर हो यद्यपि वो साक्षी के रूप में समन न किया गया हो परीक्षा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो अगर जांच विचारण या जो कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर लगता है कि किसी साक्षी को मतलब उसको लगता है कि आवश्यक है तो समन कर सकता है न्यायालय, है ना। और या ऐसे व्यक्ति जो हाजिर हो
यद्यपि साक्षी के रूप में समन नहीं किया गया, परीक्षा कर सकता है उसकी। किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है उसे पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा और उन्हें पुनः बुलाएगा और उनकी पुनः परीक्षा करेगा। ठीक है, तो जगजीत सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि न्यायालय के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी चरण में साक्ष्य को पुनः प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो यहाँ पे जो 311 में शक्ति दी गई है वो किसी भी प्रकरण पे जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रकरण पर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे किसी भी प्रकरण पे उसे बुलाया जा सकता है। तो इस केस में जो क्वेश्चन में कहा गया था कि बचाव साक्ष्य समाप्त होने के बाद ही कुछ अभियोजन साक्षीगण परीक्षण हेतु समन किए गए, तो ये क्या न्यायिक विवेक पर मतलब इसमें क्या सही है ये, तो इसके बारे में ये बोला गया। इस प्रकार उपयुक्त त्रुटियां जो विचारण की निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाल सकती है उन्हें संबंधित विधिक प्रावधानों के अनुसार सही किया जाना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।